औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे शहर लाहौर की। और इस वक्त शहर लाहौर में अगर स्मोक की बात करें तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। और हर साल की अगर बात करें तो स्मोक में कमी की बजाय शिद्दत आ रही है। और इस वक्त अगर शहर लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स अगर उसको देखें तो जो है वो हाई होता नज़र आ रहा है और इसमें कमी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत हाल में स्मोक से कौन से ऐसे नुकसानात हैं जो कि इंसानी बॉडी को हो सकते हैं। ख़ास तौर पर आँखों की बात करेंगे, लोग यही कहते हैं कि जी आँखें इससे मुतासर हो सकती हैं और बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, महकमा माहौलियात का क्या काम है, इस मरतबा इसकी रोकथाम के लिए कितना काम किया है, मज़ीद वो क्या कर रहे हैं और इसके ऊपर इसको अभी तक हमने काबू क्यों नहीं पाया। इसके ऊपर जो है वो बड़ी बड़ी कमेटियाँ बन चुकी हैं और हम दावे कर चुके हैं, हर हुकूमत के अंदर हम दावे कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके। और इस वक्त कहा जा रहा है कि शहर लाहौर की फ़ज़ा के अंदर अगर सांस लेना है तो वो इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया गया इसको। तो इसके ऊपर बात करते हैं जी। मेरे जो आज के गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ, डॉक्टर अंदलीब ज़हरा साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जनाब अस्पताल लाहौर से, आई की स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब वेलकम आपको प्रोग्राम में कहते हैं। और इसके अलावा अली एजाज साहब डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात हैं। अली भाई आपको भी वेलकम इस प्रोग्राम में। और साथ मौजूद है सामा जहांगीर साहब, लाहौर रंग के नुमाइंदे हैं। अली सामा आपको भी जो है वेलकम। तो इसके ऊपर बात करते हैं जी, इस वक्त सूरत हाल क्या है। सबसे पहले सामा जहांगीर साहब बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्वालिटी इंडेक्स की बात बता दें ज़रा, क्या क्या फिगर आपके पास है। सर, जो रवां हफ्ते लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 164 से 160 से कम नहीं है, उसमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। आज भी जो है इस वक्त 285 के करीब है, जबकि रात गए तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 तक जाने का भी पेशन गोई की गई है, जिसकी वजह से लाहौर शहर में सांस लेना इंतहाई मुश्किल हुआ पड़ा है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों में जलन होती है। लेकिन जो लोग क्या क्या शिकायत कर रहे हैं इसकी वजह से, स्मोक की वजह से शिकायत क्या कर रहे हैं। आप पब्लिक में जाते हैं सर, लोगों को क्या ये मसला कह रहे हैं कि सांस लेने में मुश्किलात हो रही है, खांसी आ रही है, ठीक है, जबकि जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है वो सिर्फ सब अच्छा की रिपोर्ट दिए जा रहा है, बजाय इसको कि स्मोक पे काबू पाया जाए उसमें दिन ब दिन अली एजाज साहब आपके साथ बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर अंदलीब साहिबा से पूछूंगा। डॉक्टर साहब, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा शिकायत हमें जो लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी आंखें मुतासर हो रही हैं और अगर वो बाहर निकलते हैं, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जो शहर लाहौर के अंदर अपने कामों के लिए निकलते हैं, मोटरसाइकिल एक सस्ती सवारी उसके ऊपर वो जाते हैं, तो उनकी शिकायत यह है कि उनकी आंखों में चुभन आती है। तो ये थोड़ा सा बता दें कि इसीलिए आपको बुलाया कि ये इसका बचना कैसे है और ये कितना ख़तरनाक है। बिल्कुल, जो स्मोक है आपको पता है कि स्मोक में जो है मुज़िर असरात केमिकल्स मौजूद होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है, जो कि आँखों को भी, जिस तरह बाकी सांस की बीमारियां और बाकी बीमारियां, इसी तरह आँखों में भी जलन का, तकलीफ़ का, सुर्खी का, पानी आने का बायस बढ़ रही है। और हमारे पास आजकल जो है इन मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो हम मरीज़ों को यही एडवाइस करते हैं कि ख़ास तौर पे जो स्मोक के दिन है जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, उसमें बिला वजह लोग घरों से बाहर ना निकलें। कोशिश करें ख़ास तौर पे बच्चों के लिए कि उनको इंडोर स्टे कराएं। इसके अलावा ये है कि आँख को बार बार वॉश करते रहें। जब भी ख़ास तौर पे घर से बाहर से कहीं आएँ घर, तो आँखों को वॉश करें, हाथों को वॉश करें। इसके अलावा अगर आँख में जलन या तकलीफ़ ज़्यादा हो तो फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे ज़रूर रुजू करें, ताकि वो देखें कि आँख में स्मोक की वजह से ही एलर्जी हुई हुई है या आँख में इसकी वजह से कोई सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो चुकी हैं, ताकि उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। डॉक्टर अंदलीब ज़हरा साहब बताइएगा कि कितना ख़तरनाक है ये, इसको मामूल की बात समझे या आप समझते हैं कि ये एक थ्रेट है और वाकई हमें इसकी जो है वो इससे बचना चाहिए। नहीं, जो स्मोक है वो आँखों को इफ़ेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। एक तरफ आँखों की तकलीफ़ में भी इजाफा हो रहा है कि आँखों में सुर्खी, जलन, पानी का आना है, लेकिन इसके अलावा जिन लोगों को पहले ही आँखों की एलर्जीज़ हैं उन एलर्जीज़ को ये मज़ीद एग्रवेट कर रहा है, यानी एलर्जी उनमें आँखों में मज़ीद बढ़ रही है जो और तकलीफ़ का बायस बढ़ रही है। और उसकी वजह से आँखों का जो कॉर्निया है, जो एलर्जी के मरीज़ हैं उनमें कॉर्निया भी मुतासर होता है, जिसकी वजह से आँख की बिनाई को ख़तरा शुरू हो जाता है। ये आम बात नहीं है, ये यकीनी तौर पर एक ख़तरनाक बात है। बिल्कुल आपकी तरफ दोबारा आते हैं। अली एजाज साहब, महकमा माहौलियात अब तक कितना काम कर चुका है, स्मोक को कंट्रोल करना तो आपका काम है, तो अभी भी हम कंट्रोल नहीं कर सके। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। स्मोक एक रीजनल फिनोमेना है। अगर आप देखें तो अगर लाहौर ऊपर सबसे आप कह रहे हैं कि उसमें एयर क्वालिटी बुरा है, तो दिल्ली में भी बुरा है।
दोनों जो अगर सिटीज़ का डिस्टेंस देखें तो 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये सारा पैच जो है इस एरिया में स्टबल बर्निंग हो रही है। वो स्टबल बर्निंग इंडियन साइड पे दिल्ली को भी डिस्टर्ब कर रही है, लाहौर को भी डिस्टर्ब कर रही है। ये तो एक रीजनल फैक्टर आ गया। उसके बाद लोकल फैक्टर्स में हमारी ट्रैफिक एक मेजर इशू है। लाहौर में 6 मिलियन गाड़ी चल रही है, जिसमें तकरीबन 4.5 मिलियन 45 लाख के करीब बाइक्स हैं। एक बाइक्स जो 16 बाइक्स हैं वो एक बड़े ट्रक जितना धुआं छोड़ती हैं। तो ये मैसिव नंबर ऑफ़ ट्रैफिक जो चल रही है, इसकी एक स्टडी भी की अर्बन जूनियर ने, जिन्होंने कहा कि 83% शेयर इज़ द ट्रैफिक और बाकी रिमेनिंग फैक्टर इंडस्ट्रीज़ और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ 4 महीने पहले से, हमने बल्कि काफ़ी अर्सा पहले से इसके ऊपर इनिशिएटिव लेते हुए स्ट्रिक्ट एक्शन स्टार्ट कर दिया। अब तक अगर आप देखें तो तकरीबन 400 के करीब भट्ठे डिमोलिश किए जा चुके हैं। इस दफ़ा हम सीलिंग की तरफ नहीं जा रहे। जो रिपीटेड वायलेटर हैं, बार बार वायलेटर हैं, हमारे लिए मुश्किल काम है किसी का रोज़गार ख़त्म करना, मगर कोई इसके अलावा हल नहीं है कि हम क्या करें। हमने कोई तकरीबन कुछ 400 के करीब भट्ठे पंजाब भर में डिमोलिश किए हैं। लाहौर के अंदर 3 भट्ठे डिमोलिश किए गए हैं। लाहौर के अंदर लेकिन आपकी बात दुरुस्त है अली जाज साहब, अगर ये सारा कुछ आपने कर दिया है, भट्ठों को बंद कर दिया है और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ आपने उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन कर दिया है, तो फिर कुछ तो फ़र्क पड़ता है पिछले साल की निस्बत। देखें, इसमें मैंने आपको पहले कहा, एक तो रीजनल फिनोमेना है कि वो 100% चीज़ें लोकल नहीं है, बाहर से जब विंड फ्लो लाहौर की लेकिन ये तो नहीं कहा मीडिया के ऊपर डालकर इसको छोड़ दें। नहीं, वो पूरा रीजन का इशू है ना जी। इट्स अ रीजनल इशू कि मसलन अगर हमारी साइड पे कोई अगर है तो वो उनको भी डिस्टर्ब कर सकती है, मगर चूंकि उनकी फसल बहुत ज़्यादा है, वो बड़ी मैसिव बर्निंग उधर होती है। इस दफ़ा आप देखें तो एक नया ट्रेंड आया हमारे जो एग्रीकल्चर, एक तो उन्होंने वो एपीसीडर्स मशीनें बड़े नंबर को 700-800 की तादाद में उन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं फार्मर्स को, जो पहले कोई 10-15 थी, तो उसकी वजह से स्टबल बर्निंग कम है। उसके अलावा बेलिंग का एक कॉन्सेप्ट आया है कि लोग अब वो काट के उसको आग नहीं लगा रहे, बेल्स बना रहे हैं जो कि एज अ बायोफ्यूल यूज़ हो सकती है इंडस्ट्री में। लाहौर के अंदर अगर आप देखें तो मैसिव बॉयलर जो कोयला जलाते थे वो बायोफ्यूल के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसके अंदर सल्फ़र ऑक्साइड्स नहीं है। तो ये सारे स्टेप्स इस गवर्नमेंट की वजह से किए जा रहे हैं कि हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है ये स्टेप्स एक दिन में नहीं हुए, इसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरा सवाल अली जाज साहब ये है कि मैंने खुद एक जो है वो एक फैक्ट्री के ऊपर मैंने खुद जाके प्रोग्राम किया। ये जो बड़ी फैक्ट्रियाँ वाले हैं, इनसे वैसे ही महकमा माहौलियात डरता है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। कसूर के अंदर हम गए थे और वहाँ पर हमने देखा वो इतना ज़्यादा धुआं छोड़ रही थी, वो वहाँ पर एक नहीं कई फैक्ट्रियाँ थी। हमने महकमा माहौलियात को बताया भी कि यहाँ पर आएँ, हमने खुद उनको दिखाया। बहुत देर बाद जाके कोई टीम आई, उसके बाद जो है वो फैक्ट्री वाले भाग गए थे। पुलिस डर गई कि हम अंदर नहीं जा सकेंगे, कि हमें वहाँ पे उन्होंने हमें डरा दिया पुलिस वालों ने कि यहाँ से फायरिंग करते हैं। तो फिर कैसे महकमा माहौलियात करेगा अगर ये बड़ी फैक्ट्रियों वाले जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होगा बड़े मगरमच्छों के खिलाफ, तो फिर हम कैसे स्मोक का खात्मा कर सकते हैं? देखें, ये फील्ड के इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ तो आते हैं, मगर हमारी टीम्स जो है ब्रेवरी के साथ इनका मुकाबला कर रही हैं। हमारी टीम्स एक्शन कर रही हैं, हम डेमोलेशन की तरफ जा रहे हैं। लाहौर के अंदर 45 के करीब भट्ठे भट्टियाँ और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिमोलिश किया गया पिछले कुछ महीनों के अंदर। तो अब हम वो सीलिंग जो आप बात कर रहे हैं उसकी तरफ जा ही नहीं रहे, हम डेमोलेशन की तरफ, जो रिपीटेड वायलेटर हैं उनको डिमोलिश कर रहे हैं। तो सील करना एक मुश्किल काम है, जैसे आपने बताया कसूर में आपको इशू हुआ, तो सील करके वो फिर खुलवा लेते हैं, जी, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इसीलिए जो रिपीटेड वायलेटर हैं हम उन्हें डिमोलिश कर रहे हैं, वो पोल्यूशन कॉज ही ख़त्म कर रहे हैं। तो इसमें इश्यूज़ हैं कुछ ना कुछ, बाज़ जगह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल आपकी जो टीमें हैं उनको कितनी सिक्योरिटी दी जाती है? कोई पुलिस एहलकार होते हैं अगर आप जब जाते हैं, कोई बंद करने हैं, कोई सील करने हैं, कोई भट्ठा बंद कराने हैं? देखें, इसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सपोर्ट हमारे साथ होती है। लोकल जो पुलिस है हमेशा उसको हम इन्फॉर्म करते हैं, वो हमारे साथ होती है। उसके अलावा अगर फर्दर हमें री इन्फोर्समेंट की ज़रूरत पड़े तो 15 पे कॉल करते हैं और इमीडिएटली पुलिस जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही होती है। हमने एक तकरीबन 1000 के करीब लोग जो है गिरफ़्तार करवाए हैं पूरे पंजाब में, अगर तो वो यकीनी तौर पर पुलिस सपोर्ट के साथ ही मुमकिन हुआ है। सामा जंगीर साहब बताइएगा कि आप खुद बीट करते हैं, ये आप देखते रहते हैं, महकमा माहौलियात का तो मौक़िफ़ ये आपके साथ बैठे हैं अली जाज साहब, उन्होंने बताया कि वो तो क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अगर क्रैकडाउन किया जा रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता? अच्छा, अब ये सब इसमें दो बातें कि मैंने आज से कुछ 7 माह पहले ख़बर दी थी कि जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं ना, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात उनकी चिमनियों में सेंसर लगाएगा ताकि इस चीज़ को नोट किया जा सके कि कौन सी फैक्ट्रियाँ ख़तरनाक धुआं छोड़ रही हैं और कौन सा मुज़र सेहत नहीं है। अभी तक इनसे पूछ लें कि डीजी की जानिब से, सेक्रेटरी की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट है, कितनी फैक्ट्रियों में वो सेंसर्स लगाए गए हैं। दूसरी बात आ गई भट्टों को मस्मार करने की, तो भट्टों के जो भट्टे हैं कितने पंजाब में है, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के पास एग्जैक्ट फिगर ही नहीं है।
कितने हैं ये भी पूछते हैं। और वो सेंसर का क्या मकसद जो लगाने का? सेंसर का ये फ़ायदा होना था कि जो भी चिमनी में से जो ख़तरनाक धुआं निकलेगा ना, वो डायरेक्ट महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जो टीम बैठी होगी उसके पास जाएगा जी के फ़लाने इलाके की जो फैक्ट्री है उसमें से मुज़र सेहत धुआं निकल रहा है। उसके अब जो भट्टों वाली बात कर रहे हैं तो भट्टों को मस्मार कैसे किया जाता है, जहाँ पे ईंटें पकी पकाई होती हैं सिर्फ उसको गिराया जाता है, जो असल भट्टा जो चलना होता है वो चलता है उसकी चुमनी से। जिगजैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल नहीं हुए अभी तक। पंजाब में मैं कितने इलाकों में मैं गया हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ पे जो भट्टे हैं सिर्फ उन्होंने दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि हमारे पास जिगजैग टेक्नोलॉजी है, जबकि उसके बरक्स कोयले को इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर दलीब ज़हरा साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब ख़ासतौर पर ये जो फैक्ट्री बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है इनका जो धुआं है इसमें केमिकल भी होता है, तो ये कितना ख़तरनाक है? और जो है वो अगर ये खात्मा हम नहीं करते तो फिर तो हमारे जो पेशेंटों की तादाद, आजकल तो वैसे आपके पास ज़्यादा पेशेंट आते होंगे। आजकल जो है हमारे पास जो है इस मरीज़ों की जो तादाद है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो मरीज़ आ रहे हैं इन बीमारियों के साथ। और ये क्योंकि इसमें ख़तरनाक केमिकल्स है, मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, तो ये गैसेस जो होती हैं आँख के लिए बहुत डेंजरस है। आँख में मुसलसल इरिटेशन जिसे कहते हैं कि चुभन का एहसास होता रहता है। इसके अलावा आँखें खुशक रहती हैं जिसकी वजह से जो है उन लोगों को ड्राइव करने में मसला आ रहा होता है। तो इसलिए फिर हम उन मरीज़ों को ख़ास तौर पे ये एडवाइस करते हैं कि सन ग्लासेस लगाएं, बाहर कम से कम स्मोक में जो है वो कम से कम निकलें। इसके अलावा ये कि अपने डॉक्टर से रुजू करें अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके लिए फिर ख़ास तौर पे एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स दिए जाते हैं। खुशक आँखों के लिए जो है आर्टिफिशियल टीयर्स दिए जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि टीयर्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ऐसे मरीज़ जो बेचारे पहले जिनका ऑपरेशन हो चुके हैं या जो शुगर के पेशेंट हैं और उनकी बनाई भी जो है वो कम है, तो उनके लिए खुदा न खास्ता ये केमिकल वाला धुआं कितना ख़तरनाक है, जिनके पहले ऑपरेशन कर चुके हैं, लेंस पड़ चुके हैं या कोई ना कोई सर्जरी हो चुकी है। जी, जिन लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं ख़ास तौर पे हम उन मरीज़ों को वैसे भी मना करते हैं कि जब ऑपरेशन करवाया होता है तो उसके बाद आप आँख को रब ना करें, क्योंकि जो होते हैं बग़ैर टाँके का, जैसे सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन किया जाता है, उसमें मरीज़ को ख़ास तौर पे मना किया जाता है कि आँख को रब ना करें। तो जैसे अब ये स्मोक का बहुत ज़्यादा है स्मोक, तो मरीज़ को मुसलसल इरिटेशन हो रही होती है और वो आँख को रब कर रहा होता है। रब नहीं करना, उससे ये कि खुदा नास्ता ज़ख्म खुलने का। हाँ, वो आम पेशेंट है जिसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, खा वो ऑपरेशन वाला है, तो रब करना नुकसान है। जी, रब करना नुकसान है। रब करने से ज़ख्म भी बन सकता है। बहुत ज़्यादा रबिंग करने से आँख में अगर कोई चीज़, कोई ज़र्रा आँख में चला गया और आप रब कर रहे हैं तो ज़ख्म हो सकता है आँख में। अलीजाद साहब बताइएगा कि पिछले साल भी हम नंबर 1 पे थे, इस मरतबा भी नंबर 1 पे हैं, कुछ ना कुछ तो कारकर्दगी दिखाएं आप। अच्छा, इसमें जैसे कि सर ने कहा कि वो चिमनीज़ के अंदर सेंसर्स लगवाए जा रहे हैं इंडस्ट्री के, तो इसमें हमारा एक प्रॉपर कंट्रोल रूम बना दिया गया है। कंट्रोल रूम के अंदर तकरीबन कोई 150 के करीब इंडस्ट्री है जिसका ऑनलाइन एक्सेस ले लिया गया है। ये पहली मरतबा हुआ कि हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी चिमनीज़ का एक्सेस है हमारे सेंसर्स लगा दिए गए हैं, उसके ऊपर CCTV कैमरा जो स्मोक रूल्स हैं उसके मुताबिक इंस्टॉल कर दिए गए हैं। बाकी इंडस्ट्री को भी कोशिश किया जा रहा है कि ऑनलाइन किया जाए। कितने और कहाँ पर, किस शहर में? लाहौर में पहले इसको किया जा रहा है। लाहौर में जितनी इंडस्ट्री है उसका अर्बन यूनिट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि लाहौर में इंडस्ट्री कितनी है, किधर है, और उसको प्रॉपर GPS मैप कर लिया गया सारी इंडस्ट्री को। और अभी रिसेंटली आज जो हमने ना स्पेशल स्क्वाड्स बना दिए हैं GPS मैप के तहत, हर स्क्वाड्स को स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री एलोकेट कर दी गई है उनके बना के, जिसको वो डेली चेक भी करेंगे, उसके CCTV भी इंश्योर करवाएंगे और उनके रूट्स प्रॉपर डिफ़ाइन कर दिए गए हैं। उन स्क्वाड्स को डे एंड नाइट टाइम पे मॉनिटरिंग करेंगे लाहौर के अंदर। तो ये पहली मरतबा हो रहा है कि स्क्वाड्स को उस कोऑर्डिनेट्स के साथ यूनिट्स एलोकेट कर दिए गए हैं कि वो डे एंड नाइट में उनको मॉनिटर करेंगे और उसका ऑनलाइन फीड अवेलेबल होगा हमारे कंट्रोल रूम में। देन उसके बाद डेमोलेशन अगर हम की जा रही है भट्ठों के ऊपर तो वो प्रॉपर डेमोलेशन की जा रही है, उसको स्पेशल ब्रांच जो है उसको रीवेरीफाई भी कर रहा है। बाज़ जगह पे हो सकता है कोई ऐसा हो कि वो प्रॉपर ना डेमोलेशन की गई हो, मगर वो चिमनी जैसे कह रहे हैं, चिमनी को गिराना एक ख़तरनाक काम है, मगर उसके नीचे जितना उसका स्ट्रक्चर होता है उसको मेजर डैमेज किया जाता है ताकि उसको दोबारा वो जिगजैग के बगैर चला ना सके। एक तो CCTV को इंश्योर किया जा रहा है, भट्ठों को इंश्योर किया जा रहा है कि वो जिगजैग पे चलें। जो स्पेशल स्क्वाड्स हैं उनको अब 24 आवर एक्टिव कर दिया गया है कि वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो अर्बन यूनिट के साथ मैप की गई है उसको मॉनिटर करें। बिल्कुल ठीक। अलीजाद साहब एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद आपसे काफ़ी सारे सवाल करने हैं, कुछ तो कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। रीजन का मसला है, यकीनी तौर पर वो आपकी बात मानता हूँ। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम नाज़रीन, बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर स्मोक के हवाले से। और शहर लाहौर एक मरतबा फिर जो है वो इंडेक्स क्वालिटी की अगर बात करें तो बेहतरीन सूरत हाल सामने मौजूद है। और अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात। उनसे कुछ सवालात कर रहे थे हम। अली भाई बताइएगा कि ये जो आपने कहा था कि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको किसी सूरत भी जो है वो इसका जो सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, तो अभी भी भरमार है इन गाड़ियों की, क्या कार्रवाई की है? अच्छा, इसके ऊपर जो ट्रैफिक के हैं 2 स्पेशल स्क्वाड्स बना दिए गए हैं। इसके कंबाइंड स्क्वाड्स हैं, इसमें ट्रैफिक पुलिस है हमारे साथ, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और EPA है। ये है लाहौर के एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट पे। ये कोशिश कर रहे हैं कि हर जो गाड़ी एंटर हो रही है वो पासिंग के साथ हो, और सिर्फ पासिंग के साथ ही ना हो बल्कि उस टाइम भी उसकी एमिशंस विद इन लिमिट हों। अगर कोई गाड़ी जिसकी एमिशन विद इन लिमिट नहीं है उसको वापस भेजा जा रहा है, तो वो लाहौर शहर में उसको हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। एक तो उसको फाइन किया जा रहा है, दूसरी उसकी एंट्री बैन की जा रही है। फिर आपको सिटी सेंटर के अंदर कोई देखें तादाद बता दें, अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? कोई डाटा आपके पास है? डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, मगर ये इट इज़ अ मैसिव एक्शन जो किया गया। इसमें लाखों के करीब पिछले हफ्ते हमने फ़ाइन किया है, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 100-150 के करीब गाड़ी जो है वो इम्पाउंड की है, बंद भी की है हमने, और मैसिव तादाद में गाड़ियों को वापस भेजा गया है इसके ऊपर। सेकंड, हमने इस दफ़ा ट्रॉलीज़, जो रेत की ट्रॉलीज़ आपने देखी होंगी कि वो जब जाती हैं तो वो रेत गिरती जाती है उनकी, और वो रेत जब फ्यूजिटिव डस्ट में ऐड होती है। तो इस दफ़ा पहली मरतबा हमने एक रेत की ट्रॉलीज़ का एक डिज़ाइन दिया है, और माइंस डिपार्टमेंट के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने 25 अक्टूबर तक उन्हें टाइम दिया है ट्रॉलीज़ वालों को कि इसको प्रॉपर जो डिज़ाइन के मुताबिक कवर कर लें, नहीं तो फिर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। इसकी चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं लाहौर के अंदर, और 25 अक्टूबर से ये एक्टिव हो जाएंगी ये सारी चेक पोस्टें, कि किसी किस्म की जो रेत की ट्रॉली है वो एज़ पर, जहाँ बिल्डिंग मटीरियल के जितनी भी ट्रॉलीज़ हैं वो एज़ पर स्पेसिफिकेशन ही मूव करेंगी। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो सिटी सेंटर के अंदर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, आपको मोटरसाइकिल बाज़ दफ़ा नज़र आती है धुआं देते हुए, उसके ऊपर एक्शन कर रही है। फिर सेक्रेटरी RTA के साथ इस दफ़ा एक व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया गया है, मैं आपसे भी कोशिश शेयर करता हूँ कि आप डिस्प्ले कर सकें। कोई बंदा अगर देखता है कि वो गाड़ी या मोटरसाइकिल या कोई व्हीकल धुआं दे रहा है, तो वो उसकी तस्वीर उतार के उस नंबर पर भेजेगा, तो यकीनी तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्शन करेगा। ऐसी काली बेड़ें जो आपके महकमे में मौजूद हैं, और आपको पता है कि रिश्वतस्तानी का सिलसिला जारी रहता है, और किसी फैक्ट्री को सील भी करा दे मीडिया या आपकी टीमें कर भी दें तो फिर वो खुल जाती हैं, फिर वो काम चलता रहता है। देखें, अगर कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट होती है तो उसके ऊपर सीरियस एक्शन लिया जाता है। बाज़ लोगों को टर्मिनेट भी किया गया है। किए गए अभी तक? जी बिल्कुल, टर्मिनेट कितने? टर्मिनेट किए गए हैं, लेकिन ये हेडक्वार्टर हमारा देख रहा होता है, और डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिन जो है वो इसको देख रहा होता है। सख्त सज़ा अगर देंगे तो फिर आइंदा कोई नहीं जी करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, मगर इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे भाई ने कहा कि सेंसर्स लगाए जा रहे हैं चिंदीज़ में, वो हम चाह रहे हैं कि इंट्रैक्शन को कम किया जा सके। CCTV कैमराज जो 150 के करीब लग चुके हैं, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। अब भट्टों के ऊपर CCTV कैमरे कैसे लग सकते हैं? जी, भट्टों के ऊपर तो नहीं लग सकते क्योंकि उन एरियाज़ में फैक्ट्रियों इंटरनेट का के इशूज़ ऊपर होता लग है, सकते मगर हैं? फैक्ट्रीज़ के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो बड़े बासर हैं, आपके CCTV कैमरे कहाँ लगने देंगे? नहीं, यूजुअली वो कंप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कानून में अब लिखा हुआ है, और वो देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट का डिटर्मिनेशन है इस दफ़ा, और वो डेमोलेशन जब हम कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट बाकी लोगों पे भी आता है। उसका मतलब यही होता है कि एक को मिसाल बना रहे हैं तो 10 उसके साथ ठीक हो जाएं। तो CCTV कैमरास का मकसद ही यही है कि कोई किसी को नाजायज़ फेवर ना दे सके, और एक ऑनलाइन सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए ताकि सारी इंडस्ट्री जो है वो ऑनलाइन हमारे कंट्रोल रूम के ऊपर आ जाए, और हम उधर से बैठ के देख सकें। सिर्फ देख ही ना सकें बल्कि उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है कि प्रीवियस टाइम में उसने क्या किया वो भी देखा जा सकता है। दूसरा मैं ये बता दें कि दफ़ा 144 नाफज है, फसलों की बाकियात अभी भी जलाई जा रही हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, क्लैमिटी इसको कैसे रोकना है? जी जी, इसको ना सिर्फ क्लैमिटी डिक्लेयर किया गया हुआ है, हमारे स्मोक रूल्स के अंदर भी इसके ऊपर बैन करके हैवी फाइन्स इंपोज किए जा रहे हैं। लेकिन आपकी इतनी फोर्स ही नहीं है, आप कैसे दही इलाकों में जाएंगे, कैसे पकड़ दकड़ होगी? इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है, हम उन्हें असिस्ट कर रहे हैं, हमारी कंबाइंड टीम मेन काम उनका है। कर रहे हैं, मगर ये डेलीगेट कर दी गई हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को तमाम पावर, और वो मैसिव फाइन कर भी रहे हैं इसके ऊपर। शहर लाहौर की बात करूंगा जो इस वक्त आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 बन चुका है। पिछले साल की अगर बात करें तो नंबर 1 था। तो आपने 12 बजे का टाइम, तकरीबन 11 का या 12 का टाइम रखा था रात का कि होटल बंद होंगे, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई? अभी भी धड़ल्ले से वो चल रहे हैं? देखें, इसमें हाई कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन आई थी कि रात को 11 बजे जो है वो रेस्टोरेंट या होटल्स को बंद कर दिया जाएगा, और वीकेंड्स के ऊपर उन्हें 12 बजे तक अलाउ किया गया था। इसी तरह मार्केट्स को कहा गया था तो अमल 10 दरामद बजे नहीं हो बंद रहा? हो जाएंगी। अलीजाज साहब, अमल दरामद नहीं हो रहा इसके ऊपर? उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि इस पर अमल दरामद करें, और हम इसको इंश्योर करते हैं कि यकीनी तौर पे इस पर इफेक्टिव होटल ज़िली इंतजामिया ने इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख। आपकी भी तो एक कमेटी बनी हुई ना, वो कमेटी आपके पास केस आता है, आप फिर उसको फाइन भी करते हैं?
स्मोक कमेटी है और जुडिशल कमीशन बेसिकली इसको ओवरलुक कर रहा है सारे मैटर को, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको इन्फोर्स किया जा सके। सामा जहांगीर साहब बताइएगा कि क्या बेहतर हो सकता है? इतने इकदाम आपके सामने महकमा माहौलियात ने बता दी हैं, हर एक सवाल की है, तो वो जवाब तो उनके पास पूरे हैं। सर जवाब तो है, अगले 1-2 माह में क्या सूरत हाल होगी? महकमा माहौलियात की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट है। अगर ये सब अच्छा होता तो स्मोक की सूरत हाल इतनी ख़तरनाक ना होती। और ये बात आप लिख लें कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल जो अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक जा रहा है, ये अगर यही सूरत हाल रही तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को भी क्रॉस अगर कोई बारिश के चांसेस अगर हो जाते हैं, बारिश वगैरह, तो फिर कोई कम कदरे कम मियाँ साहब वो एयर जो क्वालिटी बारिश इंडेक्स में आ पड़ती है जाएगा तो लाहौर। उसकी वजह से ना स्मोक की सूरत हाल ज़रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये मौजी बीमारियाँ फैलती हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो अगर ये खाली हम ये नहीं कह सकते कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कौन से महकमे हैं इसमें जिन्होंने काम पूरा करना था नहीं किया? सर इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसके बाद एग्रीकल्चर है। सबसे ज़्यादा जो गांव बस्तियों में देखा जाए ना स्मोक की जो वजह बन रही है, वो ज़िम्मेदारी बनती है महकमा ज़राअत की। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं जो उनके साथ मिल के काम करेंगी। लेकिन सारे महकमों को लीड कौन करता है? वो तो महकमा माहौलियात ही है ना, मेन किरदार तो महकमा माहौलियात का ही है। जी मियाँ साहब बिल्कुल ऐसा ही है। मेन जो किरदार बनता है ना वो महकमा माहौलियात का ही बनता है, क्योंकि डायरेक्शंस इन्होंने देनी है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आवाम को भी चाहिए कि स्मोक का जो वजह बनने वाली चीज़ है उन पे वो ना उन पे अमल दरामद किया जाए, कूड़े क्रिकेट को आग ना लगाया जाए, फसलों को ना शहरियों का भी फर्ज है, शहरियों का भी फर्ज है कि वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। डिपार्टमेंट को हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि उनकी गलती है, इसमें कहीं ना कहीं किरदार हमारा भी है। आप देख लें जाके जहाँ पे भी लोग कूड़े क्रिकेट को आग लगा रहे हैं, फसलों की बाकियात को आग लगाया जा रहा है, हमारी भी तो बायसियत कौम कुछ जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर अंदलीब साहिबा से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपकी बात तो लोग बड़े गौर से सुनते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देंगी कि वो आंखों की बीमारी तो होगी लेकिन कुछ हमारी जिम्मेदारी घरों के अंदर, हम भी कोई आग जला देते हैं, कोई अपने की जला देते हैं, उसके ऊपर कितना ख़तरनाक है, आप भी कुछ लोगों को अवेयरनेस के लिए बता दें। और ख़ास तौर पर इन दिनों में मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो चुका है, आपके अस्पताल में क्या इंतजाम हैं? आपके अस्पताल में अगर कोई आना चाहता है, चूँकि आपका शोबा है, आई शोबा है, तो यकीनन ज़रूरत तो पड़ेगी। बिल्कुल, एक तो ये कि मरीज़ ज़ाहिरी बात है हमारी बात सुनते हैं और मानते हैं। जब हम उन्हें बताते हैं कि ये स्मोक की वजह से हो रहा है तो वो अक्सर पूछते हैं कि स्मोक क्यों इतनी ज़्यादा है। तो हम उन्हें कहते हैं कि स्मोक इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये ट्रैफिक का धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये कि प्लांटेशन की कमी हो गई है। दरख्त आप लोगों के हम पूछते हैं कि आप लोगों ने अपने घर में प्लांटेशन की हुई है, कोई दरख्त रखे हुए लगाए हुए हैं, कुछ पौधे वगैरह रखे हुए हैं? अगर नहीं तो आप एक स्टेप उठाएं, आप कम से कम खुद से एक प्लांटेशन तो अपने घरों में स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे फिर हम उन्हें ये बताते हैं कि जैसे स्कूलों में छुट्टी दी जाती है स्मोक के दिनों में ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप बजाय इसके कि बच्चों को घरों के अंदर इंडोर रखें, आप उनको उसके बजाय लेके पार्क्स में चले जाते हैं, उनको बाहर सैरो तफरी के लिए ले जाते हैं, तो फ़ायदा तो कोई नहीं है कि आप उन्हें फिर दोबारा स्मोक से। और ख़ास तौर पर बच्चों का बता दें क्योंकि उनमें जो इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है, बिल्कुल छोटे, उनकी आंखों का कितना खुदा न खास्ता ख़तरनाक है उनके लिए स्मोक। बिल्कुल, ये जो बच्चों में तो स्मोक की वजह से हमारे पास आ रहे हैं बच्चे आँखों की बीमारियों के साथ भी आ रहे हैं, साथ सांस की बीमारी के साथ, क्योंकि जो दमे के बच्चे हैं, जिन बच्चों में दमा होता है वो दमा भी आजकल बढ़ चुका है, और दमे के साथ सांस का मसला भी होता है और आंखों में भी एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, वो भी एलर्जी भी बढ़ रही होती है जिसकी वजह से बच्चों में बहुत तकलीफ बढ़ गई। और यकीनन आंखों के साथ जो दमे के मरीज पहले मौजूद हैं सोसाइटी में, उनको भी बहुत केयर करनी होगी, उनको केयर करनी होती है। और दूसरी बात यही है कि इसकी वजह से दमे के अटैक्स बढ़ रहे हैं, जो एक दमे का कंट्रोल जा रहा था मरीज़ अब वो बढ़ रहा है और उसको तकलीफ में इसकी इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अलीजाज साहब बताइएगा कि आप महकमा माहौलियात अगले दिनों में ज़ाहिर है ये खदशा भी बढ़ रहा है और ये काम स्मोक की शिद्दत में इजाफा होगा, तो कोई ख़ास इकदाम आप समझते हैं कि कंट्रोल कर लेंगे और बेहतर हो जाएगा काम? देखिए गवर्नमेंट तो मैक्सिमम एफर्ट कर रही है, मगर ये गवर्नमेंट और जो पब्लिक है उसकी पार्टिसिपेशन के साथ इसको रिड्यूस किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो इन्फोर्समेंट एक्शन मैक्सिमम कर रही है उसको कंटिन्यू करेगी और फर्दर स्ट्रेंथन कर रही है अपने एक्शंस को, मगर हम चाहेंगे कि जो पब्लिक है वो भी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जैसे मैडम ने कहा कि ट्री प्लांटेशन कम हो गई है, तो हम हर एज ए शहरी हमें चाहिए कि अपने घर के बाहर कम से कम एक दरख्त तो लगा लें, वो लगा भी सकते हैं ईजीली। हम कार पूलिंग कर लें, जहाँ आप जा रहे हैं, आपके नेबर का भी बच्चा जा रहा है, लहदा गाड़ियों में जा रहे हैं, आप एक गाड़ी में भी जा सकते हैं, तो कार पूलिंग कर लें इससे, क्योंकि स्कूल टाइम्स जब पीक आवर्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें स्मोक का इशू फेस करना पड़ता है, उसमें AQI काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है। गवर्नमेंट इस टाइम खैर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला रही है और इलेक्ट्रिक बसेस भी ला रही है, उनके इलेक्ट्रिक स्टेशंस भी ला रही है,
तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है जिसमें जो आईसी इंजन्स हैं उसको एलिमिनेट किया जा रहा है। तो इसी तरह जो लोग इंडस्ट्री रन कर रहे हैं उनको हम एक्शन तो कर रहे हैं, अगर वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और सबस्टैंडर्ड फ्यूल ना जलाएं और अपने सिस्टम्स को इन ऑर्डर रखें, तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हर इंडस्ट्रियलिस्ट की भी, हर आदमी की भी, कि वो खुद भी अपना इसमें रोल तो किरदार। आप समझते हैं कि ये पूरे रीजन का मसला है, ये शायद हल ना हो? देखें, इसमें लोकल लैब फैक्टर्स अगर हम कंट्रोल कर लें तो कमी लाई जा सकती है, मगर इसको 100% एलिमिनेट उस टाइम किया जा सकता है जबकि पूरे रीजन में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सामा जहांगीर साहब बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे इकदाम आप समझते कि महकमा माहौलियात ने नहीं किए और वो अब कर लें तो हम जो है वो इससे बच सकते हैं स्मोक से? सर सबसे कौन से ऐसे कौन सी आप बीट करते हैं और आपको इसके ऊपर काफ़ी ग्रिप है? सर जो मेन मसला है ना, जो हमारी गांव बस्ती हैं वहाँ से ज़मीनों को ख़त्म करके सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, पौधों को ख़त्म किया जा रहा है। फिर जब वो सोसाइटीज़ बनती हैं, भट्टे मट्टियों के लिए, ईंटें बनाने के लिए मट्टी को लेके आते हैं, उसकी खुदाई की जाती है, फिर वो ही गर्द बनती है और जो भट्टा है वो धुआं छोड़ता है, उसकी वजह से स्मोक बन रही है। सबसे पहले तो जो पंजाब भर में जहाँ पे भी पौधा कोई काटे उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पौधे ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाने चाहिए और जो शहर भर में जितनी भी रिहायशी इलाकों में जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको बंद किया जाए और उसके साथ जो बजाय कैमरों के इन्हें चाहिए कि सेंसर्स लगाएं ताकि पता हो कि कौन सी जो चिमनी है, कौन सी जो फैक्ट्री है वो आलूदा धुआं फेंक रही है और कौन सा धुआं मुज़र सेहत नहीं है। तो आप समझते कि महकमा माहौलियात को अगर बजट की बात करें, दीगर महकमों की तरह इनको बजट का कोई मसला है? इनके पास मैन पावर पूरी है, इनके पास टीमें पूरी हैं, क्या ये इस काबिल हैं कि अगर ये इतना बड़ा मामला है पूरे पंजाब के अंदर तो ये पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए मैन पावर की बात करें, बजट की बात करें, टीमों की बात करें, टीमों के साथ जो है वो सिक्योरिटी की बात करें? ये सब मैन पावर की तो कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बजट जैसा मैं जब से रीड कर रहा हूँ मुझे नहीं कभी मैंने सुनने में आया कि बजट का इशू हो। अब पूरे तहसील पत्तोकी को कंट्रोल करने के लिए 2 बंदे, अब आप बताएं कि उस 2 बंदों के साथ वो क्या क्या कर सकते हैं? उन्होंने भट्टों को भी कंट्रोल करना है। कसूर की क्या सूरत हाल है वहाँ पर मैन पावर की? मियाँ साहब अब आप देख लेंगे कसूर में 3 तहसील आती हैं, अगर एक तहसील में 2 बंदे हैं तो इसका मतलब हुआ कि 6 बंदे उधर टोटल है, तो वो किस तरह से मैनेज करेंगे? और सिक्योरिटी साहब आपकी मैन पावर पूरी है, आपके पास कोई इस तरह के मामला तो नहीं है? देखिए, हमें कुछ कमी का तो सामना है मगर हम इसको शेयर कर रहे हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कंबाइंड स्क्वाड इसीलिए बना रहे हैं ताकि जो मैन पावर की कमी है उसको पूरा किया जा सके। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारे कंबाइंड स्क्वाड्स हैं, हमारे MCL के साथ कंबाइंड स्क्वाड्स हैं, रूडा हमें फैसिलिटेट कर रहा है, उनके कंबाइंड स्क्वाड्स हैं, LDA है उसके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये जो मैन पावर की शॉर्टेज है हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कंबाइंड स्क्वाड्स बना के एलिमिनेट कर सकें। डॉक्टर अंदरीज साहब का कोई मैसेज इख्तिताम पर प्रोग्राम इसमें? बिल्कुल, एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन पे बहुत बिलीव करते हैं कि जिसको भी ये मसला शुरू होगा, आँख में सुर्खी है, पानी आ रहा है, तो वो एक दूसरे से पूछ के मशवरे से कि आप कौन से कतरे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कतरे खुद से इस्तेमाल करने शुरू, जिसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ स्टीराइड्स ड्रॉप्स जो हैं उनका बिला वजह का इस्तेमाल है जो कि आँख में काला मोतिया कर सकता है। इसके अलावा खुदा ना खास्ता आँख में ज़ख्म का बायस खुद डॉक्टर नहीं बनना, तो खुद नहीं बनना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको स्मोक की वजह से ही आँखों में सुर्खी हो रही है, पानी आ रहा है, जलन हो रही है, और भी वजह। अलीजाज साहब आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा जी, इससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचाननी होगी और हर जब एक तक ने हम अपनी सब मिलके responsibility लेनी इसको नहीं करेंगे हैंडल, ये हमारे काबू में नहीं आ सकेगा। बिल्कुल। सामा जहांगीर साहब? मियाँ साहब मेरा यही है कि हमें अपनी जो बहैसियत कौम अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी और बजाय हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम दे, हमारी जो ज़िम्मेदारी है महकमों को भी अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी और कौम को भी लेनी होगी। सामा जहांगीर साहब, नुमाइंदा लाहौर रंग, अली एजाज साहब डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात, आपका बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर डॉक्टर अंदलीब ज़हरा साहब असिस्टेंट प्रोफेसर आई की जिनाह अस्पताल से शरीफ लाई थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ एक बहुत बड़ा मसला लाहौर का, एक बड़ा अस्पताल म्यू अस्पताल, वहाँ पर फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी और ख़ास तौर पर शोबा दिल जो है वो वहाँ पर फ़ंड्स नहीं है और सरबराह की जानिब से ख़त लिख दिया गया कि काम बंद है और जो इब्तदाई तौर पर एंजियोप्लास्टी की जाती है वो भी बंद हो गई है। तो पंजाब हुकूमत के तो दावे हैं कि मुफ्त अद्वियात मिलती हैं, लेकिन ये क्या मामला है? ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे।
वेलकम नाज़रीन म्यू अस्पताल की अगर बात करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पाकिस्तान का, पंजाब का, लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन यहाँ पर मामला ये पेश आया कि जो है वो म्यू अस्पताल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर इमरान वहीद साहब की जानिब से जो है वो एक ख़त लिखा गया चीफ एग्जेक्टिव म्यू अस्पताल को कि इस वक्त फ़ंड्स नहीं है और तमाम जो है वो प्रोसीजर्स ख़ास तौर पर प्राइमरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का जो है वो काम बंद हो चुका है। और इस हवाले से ये भी उन्होंने बता दिया कि आइंदा जो मंडे है उस दिन से, बल्कि इसमें यह कहा गया कि काम इस वक्त जो है वो म्यू अस्पताल में बंद है। और मैं ये बता दूं कि PIC के अलावा अगर लाहौर की बात करें तो दिल का सबसे बड़ा अगर सेंटर है तो म्यू अस्पताल का सेंटर है। वहाँ पर फ़ंड्स कहाँ गए और ये किसकी गलती है, क्या फ़ंड्स हैं या नहीं है, तो इस मामले के ऊपर पूरी बात करते हैं। बहुत बड़ा म्यू अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर यकीनी तौर पर जो है वो ये मामला एक संगीन मामला है। इस मामले को किस तरह ये हल किया जा रहा है, क्या मामला है, इसके ऊपर तो आज के जो गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। इस पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अहमद कमाल गुज्जर साहब, YDA रहनुमा म्यू अस्पताल। उसके साथ लाइन पर होंगे डॉक्टर मकसूद जहाद साहब जो कि PMA पंजाब के सदर हैं, और हमारे साथ डॉक्टर फैसल मसूद साहब MS म्यू अस्पताल हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी बात करेंगे कि ये क्या मामला है। मोहसिन अलवी साहब जो है वो लाहौर रंग नुमाइंदा लाहौर रंग और एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मोहसिन अलवी, ये क्या मामला है? बहुत शुक्रिया मियां साहब। सबसे पहले तो म्यू अस्पताल जैसे आपने बताया कि PIC के बाद ये बड़ा अस्पताल है जहाँ पर कार्डियोलॉजी के हवाले से सहूलियात फराहम करने का दावा किया जाता है। कैथ लैब है, यहाँ पर एक कैथ लैब है और इसके अलावा 2 CCU हैं और एक कैथ लैब और बनाने की जो है CCU बनाने की जो तैयारी की जा रही थी। लेकिन सूरत हाल ये है कि 7 अस्पताल इसके साथ न सिर्फ मुल्हिक हैं बल्कि पूरे लाहौर के और पूरे पंजाब के। ये PIC के बाद यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि सबसे ज़्यादा इलाज की सहूलियात है दिल के हवाले से। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया। जिस ख़त की आपने बात की है उसमें बताया गया है कि कल यानी 21 तारीख से सहूलियात बंद कर दी गई है। कि हकीकत ये है कि 1 हफ़्ते से तमाम इलाज की दिल के हवाले से सहूलियत बंद हैं। जो एंजियोग्राफी है वो नहीं की जा रही, एंजियोप्लास्टी यहाँ पर नहीं हो रही, जो हार्ट सर्जरीज है वो नहीं हो रही। तमाम छोटे बड़े काम जो हैं वो सिर्फ ये हो रहा है कि डॉक्टर अगर किसी को चेक करना चाहता है तो वो चेक करके नुस्खा लिख के दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिस्पोजेबल्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। 60 करोड़ का बजट है इस पूरे डिपार्टमेंट का, और वो 60 करोड़ का बजट कहाँ गया, कहाँ लगाया गया, LP की गई, किस मद में की गई, किसको दिया गया। सूरत हाल ये पंजाब हुकूमत ने नहीं दिए या फंड्स में कोई खुर्द-बुर्द है, खुदा न खास्ता फंड्स कहाँ गए? फ़ंड्स दिए गए, लेकिन जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको भी नहीं पता कि फ़ंड्स कहाँ गए हैं। प्रोफेसर साहब जिनकी आपने बात की है उनको भी नहीं पता। उन्होंने खुद पूछा जाके डिपार्टमेंट से कि भाईजान मेरे जो फ़ंड्स आए थे वो कहाँ पर गए हैं, इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, 60 करोड़ रुपए का बजट है, वो 60 करोड़ कहाँ पर गया। अब उसको जस्टिफाई करना मुश्किल है क्योंकि एक कैथ लैब है, उसको आप 24 घंटे भी चलाएं तो 60 करोड़ का बजट 1 साल में ख़त्म नहीं होता आपसे। उसमें आप कितना को लोगों को जो लेकिन हम बात कर लेते हैं डॉक्टर फैसल मसूद साहब, प्रोफेसर ऑफ आर्थोपेडिक जो है कि म्यू अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं, जिनको MS भी कहा जाता है, वैसे मौजूद है। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आपकी दुआएं सर। अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये क्या मामला है जो प्रोफेसर वहीद इमरान की डॉक्टर इमरान वहीद साहब की जानिब से लिखा गया खत, तो ये मामला क्या है? अच्छा ऐसा है कि सर ये खतो किताबत अमूमन सरकारी तौर पे चलती रहती है, जिसमें HOD जो है ना अपने दरपेश मसाइल को ज़हन में रखते हुए अस्पताल की इंतजामिया को आगाह करता है। इस सिलसिले में हमारी कल भी एक फौरी मीटिंग हुई, आज भी हुई, और इवन हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारी 2 मीटिंग्स हुई जिसमें इवन हेल्थ सेक्रेटरी साहब, स्पेशल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, और उन तमाम अवामिल को डिस्कस किया गया जिनकी वजह से कोई ऐसा तातुल आ सकता है। और फिर फौरी हमने इंश्योर किया कि ये सहूलियात जो गरीब मरीजों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होती है उनको जारी रखा जाए, और इस खबर के तवस्सुत से जो भी रिक्वायर्ड हमें एक्शन चाहिए थे उनकी हमें ना सिर्फ आज डायरेक्शंस मिली हैं बल्कि इस अमल को यकीनी बनाया गया कि कल से ये तमाम चीज़ें मुसलसल चलेंगी इंशाल्लाह। और हेल्थ डिपार्टमेंट और जो हमारा वज़ीर आला पंजाब साहब हैं उनकी डायरेक्शन और विजन की तनाजुर में इन तमाम सहूलियात को इंशाल्लाह म्यू अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए दिन रात अवेलेबल किया जाएगा और किया जा रहा है। लेकिन अभी तो ये सहूलियात बंद है इस वक्त। अगर कार्डियोलॉजी की बात करें तो इस वक्त तो जो है वो एंजियोप्लास्टी जो कि बहुत ज़रूरी है और इब्तदाई तौर पर की जानी चाहिए, लेकिन जो है वो एक ख़त लिखा गया उसके बाद अभी तक तो आज की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। और कब तक शुरू होगा? कल से इंशाल्लाह मैंने अर्ज किया ना कि हमारी इस सिलसिले में सुबह से लेकर अब तक 3 मीटिंग्स हुई हैं और इस बात को यकीनी बनाया गया कि कल से ये सर्विस शुरू हो जाए।
और उसमें जो छोटे मोटे ऐसे तकनीकी मराहल थे उनको दूर किया गया है। प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस और इन चीज़ों को सबको तफसीली तौर पर डिस्कस किया गया है और महकमा सेहत की डायरेक्शन की मौजूदगी में इंशाल्लाह हम इन तमाम अवामिल को बुरुए कार लाते हुए और गरीब मरीजों के लिए कल से तमाम सर्विस शुरू हो जाएंगी। कल से तमाम सर्विस शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, मैं यहाँ पर जो है वो डॉक्टर अहमद कमाल गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब इस वक्त MS साहब मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि मामला हल कर लिया गया है, नो डाउट एक ख़त लिखा गया है, लेकिन इस वक्त मामला हल हो चुका है। मैं यहाँ पर मियाँ साहब वैसे बड़े दुख के साथ बैठा हूँ कि आपको मैं कल की ही आपको ख़बर दे देता हूँ कि हमारे ही डॉक्टर म्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास एक इज़्ज़त और एक ये होता है कि कोई अगर अपना आता है तो उसको वो ट्रीटमेंट दे सके। कल उसकी पुप्पो को MI हुआ, वो उसको यहाँ पे लाया गया, सिर्फ यहाँ पे ECG हुई और उसको कहा गया कि यार फ़ौरन इसको शिफ्ट करो। हमने PIC खुद शिफ्ट करवाया, वहाँ पे रब्ता करके सारा कुछ करवा के मैं आपको मैसेजेस बल्कि सबूत दे सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई। और ये तो एक लेटर है, लेटर इतने ज़्यादा है, मैं आपको सारे शेयर भी किए और बाकी भी कर दूंगा कि जो डायरेक्टर एमरजेंसी हैं डॉक्टर आदिल, वो पिछले एक हफ्ते से लिख रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं आ रही। ये अभी मेरे पास कार्डियोलॉजी के अलावा भी मामला, कार्डियोलॉजी क्या पूरा अस्पताल बंद पड़ा मियाँ साहब। मसलन फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये मेडिसिन की मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है, बाकी तो मैं शेयर करता हूँ आपको। यहाँ पे सारी नॉन अवेलेबिलिटी की डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जो एमरजेंसी है उसने साइंस स्टैम्प के साथ इनको रेफ़र की हुई है। ऐसे और कई लेटर्स हैं जो आपको शेयर भी कर दिए गए हैं, आपको देख लीजिएगा खुद। यूरोलॉजी से मैं बिलोंग करता हूँ, जो मैं एज ए PGR वहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारी पिछले एक हफ्ते से लिस्टें नहीं हो रही। हमारे प्रोफेसर ने, आपका क्या मसला क्या है? फंड्स नहीं है क्या? सामान ही नहीं है। आपको क्या बताऊं मैं, ब्लेड्स नहीं है, कोई जो है सूचर्स नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं है, सर्जिकल ग्लव्स नहीं है। हमारा जो सबसे ज़रूरी होता है ब्लैडर वॉश करने के लिए सिरिंज तक, वो तक नहीं है। फोली जो डाली हमने इमरजेंसी में वो नहीं है। इंतजामिया को आगाह किया, इंतजामिया को आगाह क्या करना है। मेरी सर से मुलाकात हुई MS साहब से, उन्होंने कहा कि एक हफ्ता जो है ना हम ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद CO साहब से हुई, उन्होंने कहा फंड्स पंजाब हुकूमत की जानब से नहीं दिए गए या फंड्स मसला क्या है, हमें थोड़ा सा समझा। मैं सिर्फ इस बात पे सिर्फ यही कहूँगा कि म्यू अस्पताल पे शायद जन्नत का साया है कि हर चीज़ गायब हो गई है। पिछले 6-8 महीने से हर चीज़ गायब हो गई है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको इस बात पे क्या कहूँ। लेकिन कोई लॉजिक देना कि फंड्स का क्लियर कट बताएं। फंड्स का जो इंतजामिया वो ये कहती है कि हमें पंजाब हुकूमत फंड्स नहीं दे रही, और हम जल्दी कल या परसों, ये 2 हफ्ते से चल रहा है कि हम 2 दिन में सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इंडोर सारी की सारी मेडिसिन बंद कर दें, कोई फ्री ट्रीटमेंट नहीं होगा इंडोर में, हम सिर्फ एमरजेंसी चलाएंगे और उसका एक लेटर बाकायदा जारी किया जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ। कल मेरी मीटिंग हुई CO साहब से, उन्होंने कहा यार 2 दिन मैं कह रहा हूँ लेकिन हो सकता है हफ्ता हो, लेकिन मेरा यही है कि मैं लेटर एक निकालूंगा कि हम एमरजेंसी फ्री करेंगे और बाकी जो इंडोर डिपार्टमेंट है सारे के सारे, वहाँ पे दवाई आती है, कोई सर्जरी होती है, कुछ भी होता है, जो मर्जी हो, डायलिसिस होते हैं, हर चीज़ जो है वो पेशेंट खुद लेके आएगा। लेकिन ना लेटर निकला है ना ऐसा कुछ हुआ। तो गवर्नमेंट अस्पताल का मकसद ही खत्म। डॉक्टर फैसल मसूद साहब से पूछ लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ना सिर्फ यहाँ पर जो शोबा कार्डियोलॉजी है उसकी बात, बल्कि यूरोलॉजी, बाकी शोबों की अगर बात करें तो क्या आप मजबूर हैं? क्या आपको पंजाब हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए, या आप समझते हैं कि क्या मामला क्या है? डॉक्टर फैसल मसूद साहब हैं, साथ हैं? दोबारा रब्ता करते हैं जी। इसका मतलब है कि फंड पंजाब हुकूमत की जानब से फराहम नहीं की गए साहब। वो तो यही कहते हैं, एडमिन ये कहती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट अस्पताल का मकसद ये है कि आप बाहर से चीज़ें लेके आए। मैं एमरजेंसी की आज भी पर्चियाँ दिखा देता हूँ, मैं पिछले 2 हफ्तों की इंडेंट बुक्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हर चीज़ NA नॉट अवेलेबल करके भेजी जा रही है। हर सर्जिकल टावर, इतना बड़ा टावर है, वहाँ पे वार्ड्स हैं, 4 वार्ड हैं सर्जरी के, ठीक है। वहाँ पे कम से कम 60-60 मरीज़ होते हैं। हर चीज़ डेली की हर चीज़ बाहर से मंगवाई जा रही है। एमरजेंसी में आर्थो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ के ये सर भी, प्रोफेसर साहब का भी वार्ड आर्थो से रिलेटेड है। हड्डी टूट जाती है, वहाँ पे इम्प्लांट्स नहीं है, वहाँ पे फिक्सेटर्स नहीं है, वहाँ पे जो है आप सर्जरी में देख लें, वो उसके लेटर्स दिखा देता हूँ। रोज़ाना का वहाँ का रजिस्ट्रार या जो बैच इंचार्ज होता है वो नीचे उसी टाइम लिखता है। उनको कहा है कि भाई, क्योंकि टर्मिनेशन हो जाती है इस बात पे कि आपने बाहर से लिख के दिया सामान, ठीक है, बिल्कुल ठीक। उनसे हमने कहा है कि आपने रोज़ाना DMA से साइन स्टैम्प करवाने के, चीज़ें नहीं आ रही। मोहसिन अलवी साहब से पूछ रहे थे। मोहसिन अलवी साहब, आप बीट करते हैं, आपका काफ़ी होल्ड है, तो क्या आप समझते कि पंजाब हुकूमत फंड फराहम नहीं कर रही, या क्या मामला है ये? मैं सब गवर्नमेंट की जानिब से फंड्स फराहम किए जाते हैं, ये गलत बात है कि फराहम किए गए हैं ये फंड, तो फिर क्यों आगे एलोकेट नहीं किए गए? क्योंकि ये इंतज़ामी नाहली है, बद इंतज़ामी है,
और जब आप ठंडे कमरों में बैठते हैं और आपको नहीं पता कि पेशेंट वार्ड के अंदर किस सूरत हाल में बैठा है, आपको नहीं पता कि पेशेंट घर में किसी का कर्जा उठा के 1000 रुपये लेके हॉस्पिटल में आया और जब उसको आप पर्ची लिख के देते हैं कि 1000 का 2000 का सामान बाहर से ले गए, वो तो मरने वाला हो जाता है। गवर्नमेंट अस्पताल का तो मकसद ख़त्म हो गया अगर आप वहाँ पे उसको फ्री इलाज नहीं दे रहे। जो लोग गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं इट्स मीन कि वो बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो है वो डॉक्टर मकसूद जहा साहब मौजूद हैं जो कि न्यूली इलेक्टेड पीएमए पंजाब के सदर हैं। उनसे पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, डॉक्टर मकसूद साहब बताइएगा, मियो अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पंजाब का, बल्कि लाहौर का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन एक पुराना कार्डियोलॉजी का सेंटर इस वक्त फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से बंद पड़ा है। एक प्रोफेसर ने जुर्रत की और ख़त लिख दिया इंतज़ामिया को। अब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस वक्त वहाँ पर प्राइमरी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी नहीं हो रही। थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर इमरान भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जुर्रत करके इतना बड़ा लेटर लिखा। दूसरी बात, मैं ये जो आपके तवज्जो से ये बात करना चाहता हूँ कि एमएस साहब ये बताएं कि ये सेहत सहूलत प्रोग्राम पे जो प्रोसीजर हो रहे हैं मियो हॉस्पिटल में, उसके फंड किसको जा रहे हैं? जो स्टेट लाइफ से पैसे आते हैं वो तो होने तो चाहिए थे कि उस पैसे से ये मेडिसिन भी खरीदी जा सकती थी, उसमें ये प्राइमरी पीसीआई भी हो सकती थी, उसमें एंजियोग्राफी भी हो सकती थी, उन पैसों में एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है, उसमें बाईपास भी हो सकता था। और जैसे यूरोलॉजी के हमारे दोस्त डॉक्टर अहमद गुज्जर साहब ने फरमाया कि यूरोलॉजी में डिस्पोजेबल फ्रेंज ब्लैडर वाल फ्रेंज तक नहीं है, तो ये एमएस साहब को ये पूछना चाहिए कि जो फंड आ रहे हैं जो सेहत सहूलत प्रोग्राम के सारे पेशेंट जो टीचिंग हॉस्पिटल में आजकल ऑपरेट होते हैं उनके फंड इनके पास सारे आते हैं, तो इनको क्यों नहीं यूज करते? इसमें तो गवर्नमेंट से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर ये ध्यानदारी से सेहत सहूलत प्रोग्राम के पैसे मरीजों पे लगाना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है पंजाब के किसी हॉस्पिटल में भी फंड की कमी नहीं होगी मियाँ साहब। तो ये मैं फिर ये गुजारिश करना सेहत चाहता हूं, सहूलत कार्ड के जो फंड्स हैं क्या वो फंड्स अलग से होते हैं? वो यही फंड्स होते हैं यहाँ से वो इस्तेमाल किए जाने होते हैं? ये मियाँ साहब ये बहुत बड़ी बात है, ये इसमें ट्रेस करें कि सक्की साहब बताएं कि जो फंड्स है बेसिकली मियो हॉस्पिटल में पेशेंट की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है उनके फंड्स मियो हॉस्पिटल में आते हैं, मियो हॉस्पिटल से वापस क्यों चले जाते हैं, ये किधर जा रहे हैं? आप उनको इन्वेस्टिगेट करें तो आपको जो गवर्नमेंट से पंजाब से बजट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं से इन पेशेंट का इलाज हो जाएगा। वो हर डिपार्टमेंट के पेशेंट के पैसे आते हैं। डॉक्टर फैसल मसूद साहब साथ हैं जो है वो डॉक्टर जाद साहब, डॉक्टर फैसल मसूद साहब साथ हैं, एमएस है, उनसे मैं यही सवाल करता हूं कि डॉक्टर फैसल साहब बताइए कि सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर आप जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर दें, वो पैसे तो आपके पास मौजूद हैं। डॉक्टर अहमद कमाल साहब बताइएगा कि सेहत सहूलत कार्ड के फंड्स तो मौजूद हैं। मियाँ साहब मैं सेहत सहूलत के बारे में आपको क्लियर बता देता हूँ कि सेहत सहूलत का वैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि जो गवर्नमेंट अस्पतालों में उसका क्या प्रोसेस है। उसमें यह है कि जो भी हॉस्पिटल में मरीज़ एडमिट होता है उसको हम परफार्मा फिल करके देते हैं। हज़ारों परफार्मे मेरे वार्ड में मैंने अपने हाथों से फिल किए हैं। रोज़ाना वार्ड्स में होते हैं, हर चीज़ हमें बताई जाती है, जैसे गवर्नमेंट ने पोर्ट्रे किया हुआ है कि हर चीज़ उसके ज़रिए आएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसके ज़रिए आती है। उसके जो शेयर्स हैं वो आज तक डॉक्टर्स को मियो हॉस्पिटल में नहीं मिले। मरीज़ तो मरीज़ है, डॉक्टर्स को भी जो शेयर्स मिलने थे वो भी नहीं मिले, उनका भी नहीं पता कि वो पैसे कहाँ गए। वो यही कहा जाता है कि लिस्ट बन रही है, आ जाएगी, 1.5 साल से पिछले से कोई सारा क्या मामला है? ये इसमें क्या मामला है ये सारा? इसमें सारा मामला तो वही है, मैंने पहले कहा था कि मियो अस्पताल पे जन्नत का साया, जन्नत का साया है। समझ आए बात है, आप समझ जाएं, बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें ये जो आप बात कर रहे हैं ना सेहत सहूलत प्रोग्राम की, इस पर मैंने पिछले दिनों थोड़ा सा काम किया था, लेकिन जो बड़ी की पर्सन हैं उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट अंदर की बात ही उन्होंने बताई ऑफ द रिकॉर्ड। डॉक्टर फैसल मसूद साहब साथ हैं जी, एमएस मियो अस्पताल। डॉक्टर साहब सवाल सिर्फ ये छोटा सा है कि सेहत कार्ड प्रोग्राम के पैसे तो मौजूद हैं और सेहत सहूलत कार्ड चल रहा है, तो उसके ज़रिए क्यों नहीं ये प्रोसीजर शुरू किए जा रहे, खास तौर पर कार्डियोलॉजी के? जो मैक्सिमम है ना वो कार्डियोलॉजी सेहत सहूलत पे है, और हमारा सिर्फ ना मियो की कुछ बुनियादी प्रॉब्लम है सर। हमारा AAA अकाउंट नहीं है सर, और उसके लिए मैंने जो हमारा ऑटोनॉमी बोर्ड होता है उसकी भी आज बात हुई है। मैंने कहा ना कि आज इसकी मीटिंग में बहुत सारे फैसले हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको ऑटोनॉमी बोर्ड हमारी एडमिट कमेटी के आज डिसीजन हुए हैं, क्योंकि ये फंड मियो खुद डायरेक्ट नहीं यूज कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे सबसे ज्यादा जो कार्डियोलॉजी का कवर है
से सहूलत पे उसी का है और ये सबसे अच्छा डिपार्टमेंट जा रहा है। और आपके फंड्स वापस चले जाते हैं, ये बात सामने आई है कि जो सेहत सहूलत कार्ड के लिए मुख्तस फंड्स है वो वापस चले जाते हैं। वापस नहीं चले जाते, वो है न्यू के अकाउंट में, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म है जिसको आज इंशाल्लाह और कॉल किया गया है एडमिन कमेटी के थ्रू, उनको उन तमाम तकनीकी मामला को देखा गया है जिसके जरिए इंशाल्लाह आएगा। अभी तो हमने उसको चाहा है कि ये कल से सारा मामला शुरू हो जाए। मेरी अभी प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी से बात हो रही थी और जो निशानदेही की है YDA ने, हम उसको भी पॉजिटिवली ले रहे हैं। और म्यू की सबसे बड़ी इमरजेंसी है, म्यू पहला हॉस्पिटल है जिसने रिवैम्पिंग का सारा प्रोसेस वक्त में मुकम्मल किया। हमारा इस वक्त वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें हुकूमत की पूरी इमदाद हासिल है, मावनत हासिल है। लेकिन डॉक्टर साहब यही मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या आप मजबूर है, आपको पंजाब हुकूमत की जानब से फंड्स फराहम नहीं किए गए, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी और बहुत सारा सामान यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या मजबूर है, फंड्स फराहम नहीं किए गए थे? ये थोड़ा सा आप बता सकते हैं हिम्मत करके? चीज़ है, हमारा बजट का सेकंड भी रिलीज हो गया है। जाहिर है चीज़ों की एक प्रोसेस टाइम होता है, हमारा फंड का इशू नहीं है, हमारी सप्लाई चेन के इफेक्ट से इंजन को सबको टॉप प्रायोरिटी पे लिया गया है। सिर्फ ये थोड़ा बहुत डिले आया प्रोक्योरमेंट में, वो है कि गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन थी कि आप अपने तमाम प्रोसेस को रैशनलाइज करें। इसकी आज हमने ब्रीफिंग दे दी है हेल्थ सेक्रेटरी साहब को, स्पेशल सेक्रेटरी साहब को, और उनकी डायरेक्शन वही थी देर एंड देन के तमाम अवामिल को दूर किया जाए और मरीजों की और ये बता दें बस कब तक ये ठीक हो जाएगा मामला, ये बता दें कि ये खास तौर पर इंशाल्लाह हमारा कार्डियोलॉजी पूरा फंक्शन करेगा। वो अभी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एक अपनी क्लैरिफिकेशन भी दे रहा है। बाकी जो यूरोलॉजी और दूसरे मसाइल हैं उनको वो भी देखें सर, इसमें हॉस्पिटल ने अपना टॉप अप मेडिसिन से इसको कवर करने की कोशिश की है। हमारा लोन सिस्टम है, हम इसको बड़ा देख रहे हैं। कुछ चीजें हैं जैसे चेस्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ECG इलेक्ट्रोड्स हैं, वो चीजें नहीं आ रही, तो हमने उसके लिए भी ड्रैब को और उनको खत लिखे हैं कि हॉस्पिटल की मामलत की जाए। ये नहीं है कि इन तमाम अवामिल से हॉस्पिटल बेखबर है। बिल्कुल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल और वज़ीर आला हमारे तमाम ऑफिस बिल्कुल कल तक का आपने वादा किया है, बिल्कुल कल तक का आपका वादा किया। लेट्स सी, इसको देखते हैं। अहमद इकबाल गुज्जर साहब, आप प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो ये शुक्रिया मियाँ साहब आपका अदा करना चाहता हूँ कि चलो कल जैसे MS साहब ने कहा कि कल सारी चीजें आ जाएंगी, इंशाल्लाह बेहतर होगा, इंशाल्लाह फिर दोबारा प्रोग्राम हाजिर है। यही होंगे, आप भी यही होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद कमाल गुज्जर साहब, YDA रहनुमा म्यू अस्पताल। मोहसिन अलवी साहब जो है वो नुमाइंदा लाहौर एंकर पर्सन, बहुत शुक्रिया मोहसिन अलवी साहब आपका। और हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे डॉक्टर मकसूद जायद साहब, PMA पंजाब के सदर, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक बहुत बड़ा अस्पताल म्यू अस्पताल, उनका जो मामला ठाया, उजागर किया, और मकसद तो यही था कि इसको हल होना चाहिए, क्योंकि फ़ंड्स की अदम दस्तियाबी है, पंजाब को मतलब फराहम नहीं किए या क्या मामला है, तो इसके ऊपर भी बात की और स्मोक के ऊपर भी बात की। तो आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।